स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार के साथ किसानों की 8वीं दौर की बैठक खत्म, बेनतीजा निकला परिणाम, अपनी मांगों पर अड़े किसान। राम मंदिर न्यास पर फिर तेज हुई विपक्ष की राजनीति, दिग्विजय सिंह ने पूछा किस अधिकार से आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। राजद्रोह के मामले में मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई कंगना रनौत, ट्वीट कर पूछा आखिर क्यों मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने पेश किया अपनी घटिया राजनीति का नमूना, पीएम मोदी को ठहराया बर्ड फ्लू का जिम्मेदार। चीन के खिलाफ अमेरिका के बाद भारत को मिला फ्रांस का साथ, कश्मीर पर भी किया समर्थन। रुक करते हैं पहली खबर का। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। किसान आंदोलन को लगभग 44 दिन होने जा रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की 8वें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, बार बार किसानों की और सरकार की बैठक, किसान संगठनों और सरकार की बैठक होती जा रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। आखिर अब क्या चाहते हैं किसान, क्या करना चाहते हैं वो? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसान संगठन किसी बातचीत पे राजी होना ही नहीं चाहते। वो सरकार की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो दरअसल किसानों के समस्याओं को लेकर के ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। वहाँ राजनीति हो रही है, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। ये सारे लोग जो टायर्ड रिटायर्ड हारे हुए लोग, इन लोगों ने सरकार के साथ दो हाथ करने का ये आंदोलनकारी रास्ता अपनाया है कि किसी तरीके से सरकार को जो है रोका जाए, थामा जाए। अदरवाइज ये सारे जो डिमांड्स जो इनके थे उस पर लगभग सरकार बातचीत करने के लिए राजी है। पिछली बार जब बातचीत हुई तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई पॉइंट बाय पॉइंट आप बातचीत करें, इस और जो आपकी समस्याएं हैं उसका निवारण करने की कोशिश की जाएगी। तो किसान संगठन ने कहा कि नहीं, हमें कोई बातचीत ही नहीं करनी है, आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आप इन कानूनों को वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। फिर आज की जो बैठक हुई उस बैठक में फिर वही मांग कि अब कब ये कानून को आप वापस लेंगे। तो आज सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, और अगर किसान संगठनों को इन कानूनों को वापस दिलवाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इसमें किसान संगठन पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि किसान संगठन इस चीज़ को जानते हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके डिमांड ही इलॉजिकल हैं, किसी सच्चाई पे आधारित नहीं है। जी, नजर डालते हैं अगली खबर पर। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। पहले मंदिर निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी टीम लगाई और अब मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने पर हंगामा खड़ा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता किस अधिकार से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष, अब जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्यों इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता किस अधिकार से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है। चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, असम में, केरल में। इन राज्यों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, और ये ज़रूरी है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में अपनी साख बचानी है तो किसी न किसी तरीके से उन्हें मुस्लिम वोट लेना ज़रूरी है। और इसलिए दिग्विजय सिंह, जो पुराने ओसामा जी कहने वाले, हाफिज सईद जी कहने वाले, और मैं तो देख रहा था, मैं आश्चर्यचकित था कि जब ये टेलीविज़न पर ये बयान दे रहे थे, ये पूछ रहे थे कि ये मंदिर के लिए चंदा मांगने का अधिकार किसने दे दिया किसको, तो वो इनके पीछे जो लोग खड़े थे वो हार्डकोर इस्लामिस्ट लोग खड़े थे। कहने का मतलब ये है कि दिग्विजय सिंह को आगे करके
कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के मुसलमानों, असम के मुसलमानों और केरल के मुसलमानों, जहां इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, उनको लिभाने की कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश की है। ये एक राजनीतिक बयान है, इसका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। जी, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक्ट्रेस कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। उन पर राजद्रोह के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में अब उनकी पेशी मुंबई पुलिस के सामने हुई। अपना बयान दर्ज करवाने के बाद कंगना ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि आखिर उन्हें क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जनता से मदद की अपील भी की है। डॉक्टर मनीष, ये एक बहुत बड़ा कंगना रनौत का बयान है। उन्होंने साफ तौर पर अपने वीडियो में कहा है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जनता से मदद की अपील की है। देखिए, कंगना रनौत जो है वो लगातार बहुत ही मुखर होकर के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है और इसलिए इस तरह के जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। दूसरी बात ये है कि कोर्ट से जो आरोप जो इनके ऊपर देशद्रोह का लगाया गया है कि समाज में जो है वो द्वंद्व वो पैदा कर रही हैं, मतभेद पैदा कर रही हैं, कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ा रही हैं, तो ये इस आरोप के ऊपर कोर्ट ने भी अपनी सख्त टिप्पणी दी थी कि इस तरह के चार्जेस इन कंगना के ऊपर जो लगाए गए हैं वो सही नहीं है। और अगर मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की सरकार को ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने ट्वीट करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की है, तो ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर भी लगा रही है कि औरंगाबाद का नाम बदल के आप देश के अंदर, राज्य के अंदर आप हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठा करके आप दोनों के बीच खाई बना रहे हैं। तो ये दरअसल मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार कंगना रनौत को तंग करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये जो बुलडोजर चला था उनके घर में, तो कोर्ट के अंदर उनकी जीत हो चुकी है। जो नुकसान हुआ है उसे शिवसेना संचालित बीएमसी को पैसे भी भरने हैं। तो ये एन के एन प्रकार तंग करने की प्रक्रिया है और ऐसे मौके पे उनकी अपील को लोगों को सुनना चाहिए और जो लोग भी कंगना के साथ खड़े होना चाहते हैं उनको अवश्य खड़े होना चाहिए। सोशल मीडिया में अपना समर्थन कंगना रनौत को देना चाहिए। जी, चलिए अब बात करते हैं देश में फैल रहे बर्ड फ्लू पर हो रही राजनीति की। कोरोना वैक्सीन के बाद समाजवादी पार्टी ने फिर अपनी घटिया राजनीति का नमूना पेश किया है। कोरोना की वैक्सीन के ऊपर भ्रम फैलाने वाली सपा ने अब बर्ड फ्लू पर राजनीति शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इस बीमारी के फैलने का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी की पक्षी को दाना खिलाते समय की तस्वीर शेयर की और उसके कैप्शन में लिखा है कि इस व्यक्ति का क्या करें, पक्षियों को दाना डाला तो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए बेचारे। डॉक्टर मनीष, ये किस तरह का बयान है? अगर बर्ड फ्लू देश में फैल रहा है तो उसका जिम्मेदार ये प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से ठहरा सकते हैं? देखिए, जो लोग वैचारिक रूप से पूरी तरीके से दरिद्र हो जाते हैं वो इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। एक पुरानी तस्वीर थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो कुछ बर्ड्स को खिला रहे थे और उस तस्वीर को निकाल के आपने इस तरह का कैप्शन दे दिया कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दाना खिलाया इसलिए हिंदुस्तान के अंदर बर्ड फ्लू फैल गया। अब ये समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह के ट्वीट्स का कोई खंडन नहीं आया है, न उनको डांटा गया है, न कोई माफ़ी मांगी गई है। तो इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी की तरह प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। और जब इस तरह की बातें लिखी जाती है और ऐसे लोगों के द्वारा लिखी जाती है जो चुनाव भी नहीं अपना जीत सकते, तो बड़ी हंसी आती है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इस व्यक्ति का क्या करें। वो कोई इस व्यक्ति नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री है। किसी खानदान से, किसी के बेटे होने की वजह से वो राजनीति में नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का।
भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद में अमेरिका ने खुलकर भारत का पक्ष लिया है। अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने भी भारत का समर्थन किया है। फ्रांस ने कहा है कि चीन लगातार दक्षिण एशिया और भारतीय सीमाओं पर आक्रामक बना हुआ है और इसके खिलाफ रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। भारत के समर्थन में फ्रांस के इस बयान के बाद चीन की नींद उड़ी हुई है। डॉक्टर मनीष, एक एक करके चीन के खिलाफ सारे देश होते जा रहे हैं। अब चीन क्या कमजोर पड़ता जा रहा है? देखिए, एक पूरी दुनिया में एक कंसेंसस पैदा होते नजर आ रहा है कि कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा है उसके लिए जिम्मेदार चीन है। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां लोगों की जानें गई हैं, वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार अगर है तो उनको अपनी जनता को जवाब देना है कि आखिर ये सारा काम इतना हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और अगर इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं कि ये कोरोना का जो वायरस है वो चीन के द्वारा फैलाया गया है, वहाँ से फैला है, इसे लैब में बनाया गया है, तो ये ज़रूरी है कि पूरी दुनिया चीन को एक सबक सिखाए। लेकिन अब उसके लिए हर देश को एक गठबंधन में आना ज़रूरी है। और चीन की जो आक्रमणकारी विदेश नीति है उसके खिलाफ अमेरिका तो पहले से था ही, फ्रांस भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, जापान है, हिंदुस्तान है, और ये सारे लोग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकजुट होकर एक गठबंधन में आकर चीन के लिए कोई नई रणनीति बना रहे हैं। और ये बयान इस वक्त इसलिए आया क्योंकि वहाँ जो मेन सलाहकार हैं मैक्रों के, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजित डोभाल साहब, उनकी मुलाकात हुई थी, वो साथ बैठे थे। और इसमें सबसे अहम बात जो फ्रांस की तरफ से कही गई कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चीन की हर तिकड़मबाजी को फ्रांस ने रोकने की कोशिश की और उसमें उनको सफलता मिली है। कहने का मतलब ये है कि मसला लद्दाख का हो, मसला ताइवान का हो, हांगकांग का हो या फिर साउथ चाइना सी का हो, पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक के बाद एक खड़ी होती नजर आ रही है। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।